नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इस कार्यक्रम को सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम लेकर आए हैं हेल्दी हल्द्वानी, और हेल्दी हल्द्वानी में हल्द्वानी के उजाला सिग्नस हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर सचिन चक्रवर्ती इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि MBBS हैं, गवर्नर मेडिकल कॉलेज मिराज महाराष्ट्र से। DM आपने किया है मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई से, और नायर हॉस्पिटल बॉम्बे में आपने अपनी प्रोफेसर के तौर पे सेवाएं दी हैं। बहुत कई जगह पे आपने काम किया है। तो आज हम पेट से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उन पर बात करेंगे बहुत विस्तार के साथ में। डॉक्टर सचिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच जी। बहुत अच्छा लग रहा है अक्सर ये ओकेजन की हल्द्वानी और उत्तराखंड के लोगों से बात करने का मौका मिला है। थोड़ा सा उन चीज़ पे जो बीमारियां हैं जो अक्सर निगलेक्ट हो जाती हैं या फिर जो एडवांसमेंट्स नहीं पता है वो हम कोशिश करें कि आप लोगों तक पहुंचाएं, और जो फैसिलिटीज़ हैं, जो नॉलेज है, जो अवेयरनेस है वो आप लोगों तक पहुंचे। आज का छोटा सा प्रयास उसी के लिए होगा शायद। जी बिल्कुल। तो सर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का जो पूरा फील्ड है, उसका जो दायरा है वो कितना बड़ा है? क्या सारी बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं, जैसा कि अमूमन हर कोई कहते हुए बिल्कुल सुनाई बिल्कुल देता है? बिल्कुल, हाँ जी, कि जी जो हम कहते थे कि सारी बीमारियां का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहीं ना कहीं पेट से जुड़ा हुआ होता है। और ख़ास करके आज के लाइफस्टाइल में, भाग दौड़ वाले लाइफस्टाइल में, फ़िज़िकल स्ट्रेस आप कह लो, मानसिक स्ट्रेस कह लो, वो ज़्यादा है। खाने पीने पे हमारा ध्यान नहीं होता है, तो पेट एक फोर फ्रंट ले लेता है, जो सबसे आगे जिस चीज़ ने पचने से लेके जो मोशंस बाहर आने हैं, हर चीज़ में आपका गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का रोल सबसे पहले आता है। और उसमें लिवर डिजीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट या बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। जी कि जो हम कहते हैं कि पीलिया हो गया, काला पीलिया, अल्कोहल लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से अल्कोहल इतना ज़्यादा है, स्मोकिंग इतना ज़्यादा है, खाने में हम तीखा ज़्यादा रखते हैं, हर चीज़ स्पाइसी के बिना दिन नहीं निकलता है आज के टाइम में। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं जो एटलीस्ट लिवर के और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन चीज़ों के दायरे के हिसाब से ये सबसे पहले आना चाहिए। और आगे जो हम एक एंडोस्कोपी वाली फील्ड है, जो आज अब पिछले 5 से 7 साल में इतनी एडवांस हो गई है कि जो चीज़ों के लिए पहले ऑपरेशन करना पड़ता था या फिर जो चीज़ें पेट खोले बिना नहीं पता चलेंगी, आज हम एक छोटा सा दूरबीन, छोटा सा पाइप जो हम मुंह से डाल के पेट के अंदर तक हर चीज़ देख पाते हैं। तो ये एडवांसमेंट हैं जिसका जो पहले नहीं होते थे। जी सर, और पहले क्या खास सिस्टम हुआ करता था फिर? पहले छोटी सी चीज़ों के लिए एक रिजिड, एक हार्ड पाइप होता था जो हम गले से डालते थे, वो मूव नहीं हो पाता था, पेशेंट को तकलीफ बहुत होती थी। अब इतना अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, इतने पतले इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। फ्लेक्सिबल ट्यूब होगी, आपके पेट के अंदर चले जाएगी, जैसे आप खाने का निवाला खाते हैं जी। वैसे वो ट्यूब आपके पेट तक चली जाएगी। और उसमें कैमरा लगा ट्यूब होगा? के आगे एक कैमरा लगा हुआ होगा, और उसी ट्यूब में साइड में एक छोटा सा होल भी होगा, जिसके ज़रिए हम अपने जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डाल के, चाहे पेट का टुकड़ा निकाल के कोई जांच करनी हो, चाहे या फिर कहीं ब्लीडिंग हो रही हो, वो ब्लीडिंग को हमको रोकना होगा। आपने कई बार सुना होता है कि लिवर डिजीज़ के पेशेंट में तकलीफ़ ज़्यादा होने के बाद खून की उल्टी हो जाती है, नहीं पता चल पाता है, ब्लीडिंग हो के पेशेंट को तकलीफ़ बढ़ जाती है। अब हम उसके लिए खून चढ़ाते हैं, लेकिन जब तक ब्लीडिंग रोकेंगे नहीं तब तक खून चढ़ा के फ़ायदा नहीं है। तो उस ब्लीडिंग को रोकना, वहाँ पे अगर कोई गांठ है तो उसका टुकड़ा निकाल के देखना, पेट में एसिडिटी की वजह से अगर अंदर कोई छाला है, कोई सूजन है, तो वो चीज़ वीडियो कैमरे में पता भी चल जाती है। और अच्छी बात है कि उसका डॉक्यूमेंटेशन भी रहेगा। पहली एंडोस्कोपी और दूसरी एंडोस्कोपी में हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि कितना इफेक्ट आया है, जो गांठ हुई है वो कितनी छोटी हुई है। जी तो एंडोस्कोपी के वो फ़ायदे हैं। और एंडोस्कोपी दोनों तरह से हो सकती है, एक जो ऊपर वाली एंडोस्कोपी जिसको हम अपर जीआई एंडोस्कोपी कहते हैं, और एक हो गई कोलोनोस्कोपी, कि उम्र के साथ साथ आंत का कैंसर होना या फिर जो हीमोराइड्स या पाइल्स जिसको हम कहते हैं वो चीज़ होना। पुराने ज़माने में हाथ लगा के देखा जाता था, तो चीज़ अंदर तक कितनी ज़्यादा है उस चीज़ का एस्टिमेट आना मुश्किल हो जाता था। अब हम ट्यूब डाल के देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा है, वहाँ से ब्लीडिंग हुई है नहीं हुई है, तो वो सारी चीज़ें एंडोस्कोपी के द्वारा पता की जा सकती हैं। जी जी। सर, और क्या क्या परीक्षण होते हैं अगर हमारे पेट में दर्द है, ऐंठन है, भूख नहीं लग रही, इस तरह के तमाम जो छोटे मोटे लक्षण होते हैं, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, कैसे आप लोग डायग्नोज करते हैं कि लीवर में दिक्कत है, किडनी में दिक्कत है? क्या टेस्ट के माध्यम से ही पता चलता है, या डॉक्टर का अपना कॉमन सेंस या वो सब विवेक से भी वो काम लेते हैं? नहीं तो अमूमन नहीं हम नहीं नहीं, देखते हैं कि बिल्कुल। टेस्ट, सीधे टेस्ट लिख दिए कि जाते हैं अभी का एक ट्रेंड कि आ गया रिपोर्ट है। जब आएगी तभी हम कुछ बिल्कुल बता बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल। नहीं, ये तो अगर ऐसी प्रैक्टिस तो
कुछ हद तक रिपोर्ट्स चाहिए तो सही, मैं इस बात को डिनाई नहीं करूँगा कि रिपोर्टिंग के बिना, और ख़ास करके आज जब आप 2023 में हैं, जब टेक्निकल एडवांसमेंट्स इतने अच्छे हो गए हैं, पुराने ज़माने में हम खत लिखते थे, आज मोबाइल के बिना दिन नहीं निकलता, काम तो खत से हो जाएगा लेकिन संदेश लेट पहुँचेगा, उतना डिटेल में नहीं पहुँचेगा, फीडबैक जल्दी नहीं मिलेगा। हाँ जी, तो उस चीज़ को एग्जैक्ट पिन पॉइंट अगर हम करके पता चल सके तो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन भी कम हो जाता है और इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन जो आप जैसे आप हमको इंटरव्यू में वीडियो पे देखें और सिर्फ आवाज़ सुने, तो जो चीज़ हम देखेंगे महसूस करेंगे, अगर मैं किसी के पेट पे हाथ लगा के देखता हूँ, उनके चेहरे पे सूजन है नहीं है, उनके पैरों में सूजन है नहीं है, लिवर में हाथ लगाने से दुखता है या नहीं है, और हर टेस्ट के अपने एक मायने होंगे। जैसे एंडोस्कोपी में हमको जो फोटो मिलेगा कलर्ड मिलेगा, हम अल्ट्रासाउंड करते हैं या कभी कभी किसी किसी केसेस में सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इमेजेस ब्लैक एंड वाइट होंगे, वहाँ पे ब्लीडिंग का फ्लो कितना ज़्यादा है कभी कभी वो नहीं पता चल पाता है। तो टेस्ट्स का इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो एक डॉक्टर जो इस पेशेंट को देखता है, जो बात करते हैं, जो हम उनसे सवाल पूछते हैं, जो हिस्ट्री है, वो इरिप्लेसेबल है, वो कोई टेस्ट से कंप्लीट नहीं की जा सकती। तो जो एक डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन है, जो एक एग्जामिनेशन है, वो तो हमेशा सबसे पहले आता है, किसी भी टेस्ट से पहले वो आता है। एक ट्रेंड चल गया है आज के टाइम में कि आप घर पे बैठ के कंप्लीट बॉडी हेल्थ चेकअप करवा लें, अच्छी है वो चीज़, लेकिन अनगाइडेड नहीं होनी चाहिए, अनसुपरवाइज्ड वो चीज़ मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। जी 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 सर, कौन सी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का जो फील्ड है उसमें बड़ी बीमारियां कौन कौन सी हैं? जैसे हमने कि देखा कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में जो हम ऑर्गन्स कवर करते हैं वो आपका आ गया लिवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन और इंटेस्टाइन्स। इंटेस्टाइन आप पूरा कह लें कि मुंह से लेके जो नीचे ईसोफेगस आएगा, स्टमक आएगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज या जो छोटी आंत और बड़ी आंत हम कहते हैं। जी। तो लिवर तो एक ऐसी चीज़ है आज के टाइम में कि जितना भी खाना हम खाएंगे तो वो जो पचता है, या जो हम कहते हैं बॉडी का रिजर्व, जैसे आपकी मान लो कि गाड़ी की फ्यूल की टंकी हो, तो वो हमारी, अगर इंसान की फ्यूल की टंकी देखनी है तो वो हमारा लिवर है, कि जो हम एक खाना खाते हैं और हम 4-5 घंटे के बाद दोबारा खाना खाते हैं, तो जो एनर्जी स्टोर्स होते हैं वो लिवर में होते हैं। अब ये ज़्यादा हो तब भी दिक्कत है, कम होगा तब भी दिक्कत है। एक फैटी लिवर चीज़ है जो कि हम बहुत कॉमनली देखते हैं आज के टाइम में। ज़्यादा मीठा, एक हिसाब से तो आप कह लो वो लाइफस्टाइल डिजीज़ है, लेकिन डायरेक्ट आप चले जाएंगे, जांच करवा लेंगे, अल्ट्रासाउंड पे फैटी लिवर आ जाता है, उस चीज़ से डरना नहीं है। पहले तो हमको ये देखना चाहिए कि वो किसी और वजह से तो नहीं है। जैसे फैटी लिवर डायबिटीज़ के पेशेंट्स में कॉमनली मिलता है, थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म जिनको थायराइड की दिक्कत होगी उनमें मिलता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का अगर इन्फेक्शन है तो वो फैटी लिवर नहीं होता है लेकिन उसके जैसा लगता है, तो वो सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड पे बोल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि वो फैटी लिवर आपके डायबिटीज़ या मोटापे की वजह से है या और किसी दिक्कत की वजह से जो लिवर है उसका साइज़ बड़ा हुआ है। जी। तो फैटी लिवर्स क्या पूरी तरह से लाइफस्टाइल की डिजीज है सर? नहीं, पूरी तरह से लाइफस्टाइल डिजीज बोलना तो मुश्किल है, हाँ, लेकिन लाइफस्टाइल से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और एक फैटी लिवर हो जाता है, और एक फैटी लिवर के साथ जब लिवर में सूजन बनने लग जाए, कुछ हद तक तो फैटी लिवर जैसे आपके पेट पे मोटापा है वैसे लिवर पे मोटापा आता है, जिसको हम एक कॉमन लेमैन की टर्म में फैटी लिवर कहते हैं। लेकिन अगर उसके साथ सूजन है तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए। जी। और अगर ग्रेड 1 तक ही है, अगर लिवर एंजाइम्स बिल्कुल बढ़े हुए नहीं हैं, लिवर स्वस्थ है, अंदर से स्वस्थ है, तो उसको हम डाइट या लाइफस्टाइल से इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन डाइट और लाइफस्टाइल का काफ़ी बड़ा रोल है फैटी लिवर के पैथोजेनेसिस या उसके होने में भी और उसके ट्रीटमेंट में भी। जी सर, कॉमनली हम आम इंसानों की अगर बात कर रहे हैं, कई बार किसी को खाना हैवी खाना नहीं पचता है, जैसे खड़ी दालें हैं वो नहीं पचती हैं, राजमा खा ले तो नहीं डाइजेस्ट होगा, तो ऐसी छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं, पेट में ऐंठन होती है, दर्द होता है, तो कॉमनली क्या दिखाना चाहिए ऐसे में? कुछ हद तक अगर आपको हमेशा से नहीं है, काफ़ी लंबे समय से वो चीज़ नहीं है, तो हम उसका घर पे थोड़ा सा एक जो कहते हैं ना कि तीखा खाना कम कर दें। अब ये चीज़ तो इन चीज़ों पे भी डिपेंड करती है कि हमारा अदरवाइज़ लाइफस्टाइल कैसा है, कि अगर हमारा खाना अच्छा है, हेल्दी खाना है, मोटापा बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम कुछ हद तक उसको, कि जैसे आपको पहली बार पेट में दुखा है तो उसी दिन अगर तेज़ दुखना नहीं है, जलन ज़्यादा है, तो हम 1-2 दिन उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि तीखा खाना कम कर लें, थोड़ा सा ठंडा दूध पीने से भी एसिडिटी कम होती है। उन चीज़ों से भी अगर कम नहीं होता है तो मेरे हिसाब से हॉस्पिटल में आके एक बार अपनी जांच करके दिखा देने में कुछ हर्ज नहीं है। सर, एसिडिटी भी एक बड़ी दिक्कत है। हाँ जी, हाँ जी। उसका क्या हाल है? खास करके हम वजह क्या है उसकी? जी। सर्दियों के समय में इंटरव्यू कर रहे हैं, ठंड में तीखा खाना
अब काफ़ी समस्या अल्कोहल का भी यंग जनरेशन में, बड़े लोगों में भी ज़्यादा है। तो अल्कोहल एक इरिटेंट है देखा जाए तो जब भी वो पेट में रहेगा, अनडाइल्यूटेड होगा, तो वो पेट में एसिडिटी बनाता है। तीखा खाना होगा, तीखे खाने से भी इरिटेशन होता है। आँख में मिर्ची लग जाए तो जलता है, लेकिन वो मिर्ची जब पेट में लगती है तो एहसास नहीं होता। वो एहसास क्या जब बात सुबह है। मोशंस जाते हैं तब होता है। तो पेट में जलन होती है। तो उन चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। उन चीज़ों के लिए एक बेसिक सा एंटासिड आता है, वो लेके देखा जा सकता है। कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं जिनके लिए प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का नहीं चाहिए होता। जी वो 1 या 2 दिन तक या कुछ समय तक उससे देखा जा सकता है कि अगर कम होता है। बट नहीं होता है तो इसी चीज़ के लिए जो एडवांसमेंट है, और एंडोस्कोपी इतना सेफ ऑप्शन है कि हम एक ट्यूब डाल के पेट में देख सकते हैं कि आपकी बस वो एसिडिटी है, एसिडिटी से सूजन आ गई है, छाला बन गया है, अल्सर्स बन गए हैं। क्योंकि नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ये दिक्कत हो जाती है कि अल्सर से ब्लीडिंग हो गया अंदर। अब हम, जबकि मैं यहाँ पे उत्तराखंड में 2-3 महीने से ही हूँ, लेकिन फिर भी हम 2 से 5 पेशेंट तो ऐसे देख चुके हैं कि जिनको एसिडिटी की वजह से छाला बन के ब्लीडिंग हो चुका है। ओह। तो उस चीज़ को अवॉइड नहीं करना सर चाहिए। अल्सर क्या एसिडिटी से बनता है? हाँ जी, अगर एसिडिटी ज़्यादा लंबे समय तक हो, जैसे कोई भी चीज़ हो, आपको एक छोटा सा जख्म हुआ है तो वो कुछ टाइम तक ठीक हो जाएगा, लेकिन हम उसको रोज़ कुरेदते रहेंगे तो वो कभी ठीक नहीं होता है। तो अगर एसिडिटी का जो पहला छोटा सा इरोजन जिसको हम कहते हैं, हल्का सा छिल गया, वो चीज़ है, और उसके बाद भी पेट में एसिड रहेगा, उसके बाद भी ड्रिंक्स अगर होंगे, उसके बाद भी खाने में तीखा ज़्यादा रहेगा, तो वो जख्म ठीक नहीं होता है। जी और उसी जख्म को जो गहरा हो जाए, जो डीप हो जाए, उसको हम अल्सर कहते हैं। कहते हैं। कई बार छोटे बच्चों में सर अल्सर देखा गया है। बच्चों में भी अल्सर मिलता है, लेकिन उसका कॉज, अल्सर्स के बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। एक जो कॉमन कॉजेज़ हैं, जो खाने के या अल्कोहल वाली कॉजेज़ हैं, वो अलग हो गए, और जो बच्चों में अल्सर मिलता है उसके कॉज अलग हो गए। जी अगर बच्चों में अल्सर है, अगर उनका पेट दुखता है, तो वो हर पेशेंट एवेल्युएट होना चाहिए। उस केस में हम आपको एक भी दिन नहीं कहेंगे कि घर में रुकना जी चाहिए, जी जी वो उसी टाइम एवेल्युएट होना जी। चाहिए। सर पेट की जितनी भी बीमारियां हैं उसमें जेनेटिक कौन कौन सी होती हैं और कौन सी हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं? तो जेनेटिक तो आज के टाइम में आप कह लें कि फैटी लिवर भी, जो हम कहते हैं कि मोटापा फैमिलीज़ में होता है, तो वो बात सही है। लेकिन वो दोनों चीज़ों का, अब उसमें कितना जेनेटिक का पार्ट है, कितना हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट है, जब हम पहली बार देखते हैं तो बोलना मुश्किल है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लिवर के इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल हेपेटाइटिस हम कहते हैं कि हेपेटाइटिस बी हो गया, ये माँ से बच्चे के टाइम में, डिलीवरी के टाइम पे हो सकता है। फैटी लिवर में कुछ हद तक जेनेटिक्स का कंपोनेंट आता है। हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है जो पेरेंट्स से बच्चों को हो सकता है। विल्सन्स डिजीज़ की एक लिवर की बीमारी होती है जो बच्चों में माँ से बच्चों को नहीं होती है, लेकिन फैमिली में होती है। अगर जी एक बच्चे को है तो दूसरे बच्चे को होने का रिस्क ज़्यादा होता है। जी तो और प्लस अगर आपके फैमिली में कैंसर्स की हिस्ट्री है, लिवर कैंसर की हिस्ट्री है, कोलोरेक्टल कैंसर की हिस्ट्री है, तो ये चीज़ें हैं जो जेनेटिक कंपोनेंट जिनमें होता है। जी। और लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई तो फिर सभी कुछ है। लाइफस्टाइल से सारी बहुत सारी दिक्कतें हैं। जी जी और जी एक, जब जब हम एक मेडिकल फील्ड में हाइपोथेसिस होती है जिसको हम कहते हैं 2 हिट हाइपोथेसिस, सिर्फ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होगा या जेनेटिक रिस्क होगा तब भी बहुत कम पेशेंट्स में वो चीज़ आएगी। आपको जेनेटिक एक रिस्क फैक्टर भी है, और साथ ही साथ आपका लाइफस्टाइल भी भी गलत है। हम्म तो वो दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो उस बीमारी होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ बहुत जाता ज़्यादा है। बढ़ जाता है। जी जी। तो सर क्या चलते चलते हमारे संदेश क्या देना चाहेंगे तमाम हमारे लिसनर्स के लिए? छोटी मोटी बीमारियां हैं, पीलिया, हैजा, दस्त, ये सब जो छोटी मोटी जो हो जाती हैं, नहीं इनके नहीं, लिए क्या मैं उपाय होंगे? पीलिया को छोटी बीमारी तो बिल्कुल नहीं कहूँगा। जी कि जी पीलिया अगर है, आप एक आध बार अगर पेट दुखता है तो उसके लिए 1-2 दिन रुक सकते हैं, लेकिन अगर पीलिया है, चाहे कम से कम क्यों ना हो, तो उसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा, आज आप 2023 में बैठे हैं, आपके पास ये प्रिविलेज है कि हर जांच के टेस्ट उसी अस्पताल में, जैसे हम सेंट्रल हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ, तो सारे टेस्ट आपको, पहले ये होता था कि आ गए, थोड़ा सा खून की जांच कर ली, फिर दिल्ली भेज दिया। तो वो चीज़ की ज़रूरत आज के समय में नहीं है, टेस्ट इतने एडवांस्ड हो गए हैं। तो सर परीक्षण कौन कौन से हैं? तो एंडोस्कोपी बड़ा परीक्षण का यंत्र है, नहीं, इसके मैं अलावा ये नहीं और क्या? कहूँगा कि एंडोस्कोपी कोई बड़ा परीक्षण का अच्छा यंत्र है। जी बहुत सादी सी जांच है, उसमें कहीं कोई चीरा नहीं लगता है, कहीं कोई कट नहीं लगता है। बहुत बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, किसी ने उटपटांग सलाह दे रखी होती है कि ट्यूब अटक जाएगी, पेट फट जाएगा, कुछ भी नहीं होता है। 10,000 एंडोस्कोपीज़ में आप कह लो कि एक हाथ पेशेंट को कभी दिक्कत हुई तो हुई, बट वो चीज़ इतनी सेफ हो गई है आज के टाइम में,
कोई उसके रिस्क फैक्टर्स नहीं है, कोई कट नहीं लगना है, कोई उसमें ब्लीडिंग नहीं होनी है, जी सादी सी ट्यूब है, जैसे आप खाना खाएंगे वैसे वो ट्यूब चली जाएगी। जी उसके सिवा सैंडोस्कोपी ब्लड के टेस्ट अलावा हैं, जी उसके सिवा ब्लड टेस्ट होंगे जिसमें हम आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कितना है, खाना कैसा है, वो चीज़ उससे समझ जाएगी। आपका लिवर का फंक्शनिंग कैसा है, कि लिवर हेल्दी है या नहीं है, वो भी ब्लड टेस्ट से मालूम वो भी चलेगा। ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है। जी एक फाइब्रोस्कैन, एक अल्ट्रासाउंड, ये बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं। फाइब्रोस्कैन की हम कोशिश करते हैं कि हर महीने में एक बार एक फ्री कैंप रखा जाए जिसमें लोगों को अपने लिवर की सेहत के बारे में पता चले। जी उससे दो फ़ायदे हैं कि अगर कोई दिक्कत है तो वो जल्दी पता चल जाए और आगे वो अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रख सकें, और एक ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स भी वो देख सकते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। जी तो आपके ब्लड टेस्ट हो गए जो कि भिन्न भिन्न टाइप्स के हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एक हो गया इमेजिंग, जो हम आपके लिवर का अंदर से अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हो चाहे सीटी स्कैन के ज़रिए हो एक फ़ोटो लेके देख सकते हैं जी कि लिवर का साइज़ या फिर जो पित्त की थैली है उसमें पथरी तो नहीं है, वो चीज़ें देखी जा सकती जी हैं। जी जी और बाकी आपके ब्लड टेस्ट तो हमेशा अलग अलग जी टाइप्स के सर, हैं। क्या तमाम सारे हेल्थ के जो टेस्ट हैं ये क्या साल 2 साल 3 साल में हेल्थ रूटीन में किए जाने चाहिए? बिल्कुल किए जाने चाहिए, खास करके एक अगर आपकी एज 50 के आगे है तो हर साल 2 साल में आप अपना एक रूटीन बॉडी चेकअप होना चाहिए। जी अब बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उनके दिल में होता है, या खास करके जो अल्कोहलिक पेशेंट होता है जो लंबे समय से ड्रिंक करते हैं, बोलते हैं, अब गलत एग्जाम्पल दिया जाता है कि हम तो 10 साल से ड्रिंक कर रहे हैं आज तक कुछ नहीं हुआ। आप गाड़ी चलाते हैं 10 साल चला लें बिना सर्विसिंग के, कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस दिन कुछ हो जाएगा तो वो चीज़ बहुत महंगी पड़ती है, 10 साल के बचाए हुए पैसे एक ही साथ लग जाते हैं। तो रूटीन अपने बॉडी का हेल्थ चेकअप होता रहे, हमको अपनी चीज़ें पता हों, इमरजेंसी में ये दिक्कत ना आए कि पिछले 5 साल में कोई चेकिंग हुई नहीं है। जी तो हर सब यंगस्टर्स को तो नहीं, लेकिन खास करके एक बार एज आपकी 50 के से ज़्यादा है तो हर साल 2 साल में, और अगर 50 से कम भी है तो 2 से 5 साल में एक बार आपका रूटीन हेल्थ बॉडी चेकअप होना होना चाहिए। चाहिए। सर, कैंसर किस किस हिस्से में ज़्यादा हो रहा है अगर देखें पेट के या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब जो यहाँ पे तो हमने ईसोफेगस का कैंसर, लिवर का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, ये सभी देखे हैं, ज़्यादा प्रमाण में देखे हैं। और जो डाइटरी चेंजेस हैं, जो इंडिया में वेस्टर्नाइजेशन आ गया है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, तो अब मेरी फील्ड में जो हम पेशेंट्स देखते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के, तो उसमें तो हम ईसोफेगस के, लिवर के और आंत के, ये तीनों ही कैंसर बढ़ते प्रमाण में देख रहे हैं। पहले जितना देखते थे उससे ज़्यादा ही देख रहे हैं। तो काफ़ी बातें मुझे लग रहा है हो चुकी हाँ जी, हैं। हाँ हमारे जी, हाँ जी। लिसनर्स भी इंतज़ार कर रहे हैं कि अब अगले एपिसोड में हम कब आएँ, कब डिटेल में हम बात करें। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि तो जैसे पीलिया पर एक दिन हम पूरा विस्तार से बात करें, तो हर बीमारी पर बात करें। तो मोटा मोटा सरसरी मुझे लगता है कि काफ़ी जानकारी आज आ गई। कोई मैसेज आपका हो चलते चलते? स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, खाना ठीक खाएं। अब एक बहुत बार ये हो जाता है कि फैटी लिवर में लोगों को एक कॉमन कंसेप्शन, आज मौका मिला है तो मैं कहना चाहूँगा कि हर पीलिए में कभी कभी एडवाइस कर दिया जाता है कि अंडा नहीं खाना है। अब कहीं कहीं तो कुछ पेशेंट्स तो मेरे पास ऐसे भी हुए हैं कि पीलिया है तो पीला कपड़ा भी नहीं पहनना है। जी तो ये मिथ्स में दिल नहीं डालना है, इन बातों में ध्यान नहीं डालना है। डॉक्टर के पास आएँ, सही एडवाइस लें कि पीलिया किस वजह से है वो देखें और उस हिसाब से ट्रीटमेंट लें। जी सर, पूरी बीमारियों में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का परसेंट कितना है? मेरे ख्याल से जैसे अब बीमारियां कोई भी, जैसे हम कहते हैं कि फैटी लिवर हो गया या हार्ट डिजीज़ हो गया, ये सारी बीमारियां इंटरकनेक्टेड हैं। तो कोई एक बीमारी जैसे फैटी लिवर ज़्यादा रहेगा तो आगे चल के हार्ट का रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आधे से ज़्यादा ही लिवर की जो दिक्कतें हैं उसमें पेट का भी या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्रांच का इन्वॉल्वमेंट हमेशा होता ही जी है। जी जी जैसे तो आपके हार्ट डिजीज़ है तो उसमें बहुत अक्सर हम देखते हैं कि फैटी लिवर बहुत कॉमन है। जी तो सर, बहुत शुक्रिया इतनी सारी बातचीत का, इतना सारा वक्त हमारे लिसनर्स के साथ साझा थैंक करने यू के सो लिए। मच, थैंक यू। ये डॉक्टर तो सचिन, आपका बहुत मेरा बहुत शुक्रिया। सौभाग्य है कि आप लोगों से बात करने का, उत्तराखंड की पब्लिक से बात करने का मौका मिल रहा है। क्या बात है। तो बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत आपको पसंद आई हो, कोई जानकारी आपको और पूछनी हो, कोई क्वेरीज आपकी हो, तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा, और डॉक्टर साहब से और तमाम बीमारियों पर हम लगातार मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।